ठीक है। जैसा मैंने लास्ट दिन बताया था कि मैं मार्च महीने के करंट अफेयर्स को डिस्कस करूंगा। इन पार्ट्स वीडियोस आते रहेंगे। जो भी लाइव क्लासेस नहीं कर पा रहे दे कैन एक्सेस इट इन द रिकॉर्डिंग ऑल्सो। सबसे पहले जो बात आज हम लोग करेंगे दैट इज कि इंडिया में फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन स्टेनलेस स्टील सेक्टर। ठीक है, फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन स्टेनलेस स्टील सेक्टर। ये GS3 का टॉपिक होगा। इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट दोनों से रिलेटेड है। ठीक है, ये इकोनॉमी से भी रिलेटेड है एंड इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू एनवायरनमेंट बिकॉज ग्रीन हाइड्रोजन इज अ कॉन्सेप्ट जिसको लाया गया था फॉर इट्स एनवायरमेंटल मीन्स इको फ्रेंडली कैपेबिलिटीज। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लो कि जो इंडिया का पहला अभी जो मैं बात कर रहा था कि न्यूज जो है, न्यूज क्या है कि इंडिया का पहला, ऐसे लिख लोगे कि फर्स्ट, ये न्यूज का कॉन्टेक्स्ट ये है कि फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन, ऐसा GH4 लिखोगे तो वो बेटर लगता है। ठीक है, सॉरी GH4 क्यों बोल रहा है, इट विल बी GH2। GH4 तो अलग ही चीज हो जाएगा। CH4 मीथेन का लिखते लिखते GH4 लिख रहा हूं। इट्स GH2 जो ग्लोबल एक डिमांड है कि चीजों को कैसे डेवलप करना है इको फ्रेंडली वेज में, उसी में जो इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन स्टेनलेस स्टील सेक्टर, इन स्टेनलेस स्टील सेक्टर में जिंदाल जो है, जिंदाल उसने इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन स्टेनलेस स्टील सेक्टर। अब इसमें काम क्या है, स्टेनलेस स्टील सेक्टर में सबसे बड़ा एनर्जी डिमांड किस चीज का होता है? स्टेनलेस स्टील सेक्टर में आयरन ओर के बाहर सबसे बड़ा डिमांड किस चीज का होता है? एनी आइडिया? स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए आयरन ओर चाहिए, बाकी बहुत कुछ चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जो एनर्जी डिमांड है, सबसे ज्यादा कौन सा चीज चाहिए होता है? एनीवन कैन आंसर? कोई एक आंसर करो। किस चीज का जरूरत होता है सबसे ज्यादा? स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए एनर्जी किस चीज का सबसे ज्यादा यूज होता है? दैट इज कोल। अब इस कोल को अगर हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दें तो इसका हमारे पास टू फोल्ड विन विन सिचुएशन है। कैसा? एक तो हम लोग फॉसिल फ्यूल बर्निंग जो कर रहे हैं उससे इजात मिल जाएगा, यानी कि जो हमारा नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है उसको हम लोग रीच कर पाएंगे कि हम लोग नेशनल एंड द नेट जीरो एमिशन का जो हमारा गोल है कि नेट जीरो एमिशन मतलब एमिशन तो होगा ही, लेकिन उस एमिशन को हम लोग कैसे और मिटिगेट कर सकते हैं, ये हमारा पहला हो जाएगा। दूसरा, एक एनर्जी सिक्योरिटी का भी बात है, क्योंकि हम लोगों को जो ये कोल वगैरह है हमारे पास कैपेबिलिटी है, लेकिन उस कैपेबिलिटी का कितना हम लोग एक्सप्लॉइट कर पाए हैं अब तक कोल का? एनी आइडिया कितना कोल हमारे पास? मान लो अगर हमारे पास 100% कोल का कैपेसिटी है, हमारे पास जितना कोल है उसका कितना हम लोग अब तक एक्सप्लोर कर पाए हैं? ओनली 40%। तो सिर्फ 40% कोल ही हम लोग एक्सप्लॉइट कर पाए हैं, तो हमारे पास ये भी नहीं है सरप्लस में कि इसको भी यूज करते रहें। तो इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, जो हम लोग एनर्जी डिपेंडेंसी है हमारा बाहर के देशों पर, वो भी कम हो जाएगा इससे। तो हमारे लिए ग्रीन हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट, कोल को रिप्लेस करके अगर हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन को यूज करना शुरू करें, कहां पर? स्टेनलेस स्टील सेक्टर में, तो हमारे लिए तो ये फायदा ही है, टू फोल्ड फायदा है हमारे लिए। एक तो हम लोग एनवायरमेंट फ्रेंडली काम हो जाएगा, और दूसरा जो कोल हम लोग बाहर से मंगवाते हैं, जो एनर्जी हम लोगों को बाहर से जरूरत चाहिए होता है, क्योंकि हमारे पास है फिर भी हम लोगों को बाहर से मंगवाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ दिनों पहले अदानी का जो पावर प्लांट है वहां पर ऑस्ट्रेलिया से कोल आता है। तो जब ऑस्ट्रेलिया से कोल आता है तो जैसे सीमेंट फैक्ट्रीज हैं अदानी का, वहां जो कोल है, जैसे
वहां इंडोनेशिया से कोल मंगवाता है वो। तो क्या है, ये जो हमारा एनर्जी सिक्योरिटी है उसके लिए ये चीज बहुत खतरनाक है। तो सबसे पहला ऐसा प्लांट जिंदाल स्टील या जिंदाल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड हिसार, जिंदाल का जो फैक्ट्री है हिसार में, हिसार कहां पर है, हिसार इज इन असम जैसा क्वेश्चन अगर यूपीएससी में पूछ दे डिस्ट्रिक्ट वगैरह मिलाने का, स्टेट वगैरह मिलाने का, तब क्या करोगे? हिसार যোৰহাটৰ কথাটো বাৰু বেলেগ, এইকাৰণে মই কালি ৰাতি টপিকবিলাক দি দিছিলো যে এইকেইটা টপিক পঢ়ি আহিলে কি হয়, মোৰ কাৰণে সুবিধা হয়, তোমালোকৰ কাৰণে সুবিধা হয়। আই জাষ্ট লাভ কুৱেশ্যনছ। এনেকুৱা কুৱেশ্যন সুধি দিবা যে তুমি আনচাৰ দিব নোৱাৰিম, একদম লাজ সি ছাৰ আপুনি আনচাৰ দিব নোৱাৰিলে, এনেকুৱা হৈ যাব লাগে একদম। হিসাৰ ইজ ইন হৰিয়ানা বাবু, हिसार इज इन हरियाणा। ठीक है, चलो। हाँ, तुम लोगों का चेहरा देखने के बाद मेरे को भी कंफर्म करना पड़ता है कि हिसार सही में हरियाणा में है या नहीं। ये चेहरे मेरे को मत दिखाया करो ऐसा डरावना चेहरा, ठीक है। अब हमारे लिए ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ जो पहला चीज इंपॉर्टेंट है, ये तो हो गया मेरा प्रीलिम्स का फैक्ट, ये मेरे प्रीलिम्स के फैक्ट हो गए। अब प्रीलिम्स के फैक्ट तो हो गए, अब इसके साथ जो मेरा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मुझे पढ़ना है अभी, दैट इज कि ये चीज किस चीज का पार्ट है, इट इज द पार्ट ऑफ द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन एक बार लिख लोगे, उसके बाद GH2 ऐसे यूज करोगे। नाउ ग्रीन हाइड्रोजन का जो सबसे मजेदार क्वेश्चन मेरे को पसंद आता है कि ग्रीन हाइड्रोजन का कलर कैसा है? ग्रीन है। ग्रीन हाइड्रोजन देखने में कौन सा ग्रीन है, मतलब पेड़ का पत्ता वाला ग्रीन है कि सैप ग्रीन है कि केले का पत्ता जैसा ग्रीन है, कौन सा वाला ग्रीन है ग्रीन हाइड्रोजन का कलर? एनीवन? तो गिव मी एन आंसर, कोई भी। जो भैया थोड़ा सा ग्रीन हाइड्रोजन देना लेकिन थोड़ा ब्लूइश ग्रीन देना, ऐसा बोल सकते हो जाकर के? इट्स एक्चुअली अ कलरलेस थिंग, ऑफ कोर्स हाइड्रोजन है तो कलरलेस है। नाउ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का काम ही है कि कैसे हम लोग खुद को एनर्जी डिपेंडेंस बना सकते हैं और जो ऑल्टरनेटिव वेज है एनर्जी जनरेट करने का, उस पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो इस वे में जो सबसे पहला चीज हुआ था वो हुआ था अगस्त 2001 में। नितिन गडकरी जी इस चीज को लेकर के बहुत सीरियस रहते हैं। दैट इज इन अगस्त 2021। अगस्त 2021 में क्या होता है? नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, इस चीज को लिया जाता है। सरकार इस चीज पे काम करना शुरू करती है। ठीक है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन बनता है अगस्त 2021 में। उसी साल बहुत सारा काम वाम होता है, और काम वाम होने के बाद अप्रैल 2022 में क्या होता है रिलेटेड टू असम ऑल्सो, कि इंडियाज फर्स्ट 99.99% प्योर, डेटॉल वाला प्योर है ना, 99.999%, ऐसा 99 कंटिन्यूअस है, 99.9% प्योर ग्रीन हाइड्रोजन, इसको ग्रीन हाइड्रोजन का जो प्लांट है वो पहली बार लगता है कहां पर? ऑयल इंडिया लिमिटेड, जोरहाट। हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऑयल इंडिया लिमिटेड इन जोरहाट। कम टू लास्ट ईयर जनवरी 2023 क्या लॉन्च होता है जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इससे पहले ये सिर्फ हाइड्रोजन मिशन था, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। इसके बाद हम लोग नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में
एंटर कर गए आफ्टर January 2023. Now, the question is, what is green hydrogen? ये जो ग्रीन कलर का हाइड्रोजन है उसका काम क्या है एक्चुअल में? या ग्रीन कलर का अगर हाइड्रोजन है तो कोई ब्लैक कलर का भी हाइड्रोजन होना चाहिए, कोई ब्लू कलर का भी हाइड्रोजन होना चाहिए। अच्छा चलो मैं सही बोल गया, देयर इज अ ब्लू कलर मतलब सॉरी ब्लू हाइड्रोजन। तो एक्चुअल में ग्रीन हाइड्रोजन जो है ये ग्रीन हाइड्रोजन जो है ये क्या है एक्चुअल में? दैट इज इसके दो प्रेडिसेसर्स हैं, इसके दो प्रेडिसेसर है। एक है ग्रे हाइड्रोजन जो सबसे पहले बनाया गया था, दूसरा ब्लू हाइड्रोजन है एक। ठीक, अब बोलोगे सर आप तो बोल रहे थे कलर नहीं है, इनका भी कलर नहीं है, बस क्यों है नाम मैं ये बोल रहा हूं। देखो ग्रीन हाइड्रोजन इज जस्ट बिकॉज ऑफ दी कि ये इको फ्रेंडली है इसीलिए ग्रीन वर्ड यूज किया गया है। तो ग्रीन हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन है एक्चुअल में दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय, इसके प्रोडक्शन के वे के वजह से इसको जिस वे से प्रोड्यूस किया जाता है उसके वजह से इसको ग्रीन हाइड्रोजन बोला जाता है। सो ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय क्या? बाय स्प्लिटिंग, इज प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लिटिंग वाटर। स्प्लिटिंग मतलब छिड़कना वाला स्प्लिटिंग नहीं, मतलब अलग अलग कर देना। स्प्लिटिंग वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, क्या होगा? ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो क्या है एक्चुअल में? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लिटिंग वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब बोलोगे सर ये इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस क्या है? अब इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए तो फिर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी तो कोल से ही बना होता है, इलेक्ट्रिसिटी तो वाटर से भी जनरेट हो सकता है। तो कोल से जनरेट, क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी वी यूज इन आवर होम्स इज जनरेटेड फ्रॉम कोल। अब इलेक्ट्रिक अगर कोल से यूज कर रहे हैं तो फिर इसमें ग्रीन का क्या रहा? इलेक्ट्रिक इंजन जैसा, मतलब जो इलेक्ट्रिक इंजन चलता है हमारा वो कुछ नाम से ही वो इलेक्ट्रिक इंजन है। जितना हम लोग फॉसिल फ्यूल शायद इंजन में बर्न कर रहे थे उससे थोड़ा सा ही कम बर्न हो रहा होगा, बिकॉज कोल तो जल ही रहा है फिर कहीं ना कहीं इस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। लेकिन ये ग्रीन हाइड्रोजन इसीलिए है, ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में जो इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत पड़ेगा, सो green hydrogen is produced by splitting water into hydrogen and oxygen through the process of electrolysis generated, नहीं electrolysis ऐसे लिख लो, where the electricity required is generated through renewable electricity, where the electricity required is generated through renewable means. सोलर हो सकता है, टाइडल हो सकता है, किसी भी तरीके का रिन्यूएबल मीन से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे। ये जाएगा प्लांट में, मतलब इसका अगर प्रोसेस को देखोगे, बना लोगे तो और आसान लगेगा। सबसे पहले क्या होगा, मान लो ये सोलर रूफटॉप है किसी का या एक सोलर पावर प्लांट है, यहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा रहा है। यहां से ये जाएगा जहां पर इसका इलेक्ट्रिसिटी का स्टोरेज होगा, जहां से इलेक्ट्रिसिटी का स्टोरेज होगा, ये स्टोरेज है मान लो, पता नहीं कैसा स्टोरेज बना दिया मैंने। ये स्टोरेज से जाएगा प्लांट में, जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा वहां जाएगा ये। वहां से ये फिर अलग अलग गाड़ियों में, अलग अलग, ये तो गाड़ी बन गई, इस गाड़ी में थोड़ी लेके जाएगा, टैंकर वगैरह चाहिए, सॉरी जो भी हो, तो इससे इसको लेके जाया जाएगा कहां पर, इसको फिर अलग अलग जगह में यूज करने के लिए। फॉर एग्जांपल गाड़ियों में यूज किया जाएगा, जो इंडस्ट्रीज वगैरह है वहां यूज किया जाएगा इसको, जहां भी यूज किया जा सकता है इसको वहां वहां यूज किया जाएगा। तो टू एंश्योर अल्टीमेटली द नेट जीरो एमिशन को एंश्योर करना है यहां पर।
ठीक है, अब ये तो हो गया ग्रीन हाइड्रोजन। फिर ब्लू हाइड्रोजन और ग्रे हाइड्रोजन भी था, वहीं से ग्रीन हाइड्रोजन आया है। तो एक्चुअल में सबसे पहला जो तुमको ग्रीन हाइड्रोजन समझने के लिए जो चीज समझना है दैट इज ब्लू हाइड्रोजन। जो तुमको समझना है दैट इज ब्लू हाइड्रोजन और ग्रे हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन एंड, दिखेगा नहीं, मजाक नहीं, ग्रे हाइड्रोजन। सबसे पहले ये समझो ग्रे हाइड्रोजन क्या है। ग्रे हाइड्रोजन क्या है, ये कैसे प्रोड्यूस होता है। देखना मैंने बताया ना, ये हाइड्रोजन का अलग अलग नाम जस्ट बिकॉज ऑफ इसके प्रोडक्शन के मीन्स, कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। प्रोड्यूस्ड बाय या प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम natural gases and generally methane, CH4। ठीक है, ग्रे हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल गैसेस एंड मीथेन विच रिलीजेस। ये जो प्रोसेस है यहां पर, ये जो H4 निकाल लोगे तो इसमें क्या बच जाएगा, कार्बन बच जाएगा, और वो जो कार्बन वहां पर है CH4। अब इसी प्रोसेस में क्या होता है ग्रे हाइड्रोजन बनाने के प्रोसेस में, कि प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल गैसेस एंड मीथेन विच जनरेट्स CO2। इस प्रोसेस में, ग्रे हाइड्रोजन बनाने के प्रोसेस में CO2 रिलीज होता है, दैट इज अल्टीमेटली अ ग्रीन हाउस गैस। तो फायदा क्या हुआ, बना तो लिए, फायदा हुआ नहीं। बना तो लिए ग्रे हाइड्रोजन, एनर्जी में यूज भी कर लेंगे शायद, लेकिन मजा तो आया नहीं, क्योंकि इसमें भी फिर वही सेम चीज, वही रिलीज हो रहा है फिर ग्रीन हाउस गैस। वही ग्रीन हाउस गैस फिर रिलीज हो रहा है। तो इससे बचने के लिए इन लोगों ने क्या बनाया, ब्लू हाइड्रोजन बनाया। अब ये ब्लू हाइड्रोजन क्यों है, ब्लू हाइड्रोजन इट इज सिमिलर टू ग्रे हाइड्रोजन, इट इज सिमिलर टू ग्रे हाइड्रोजन, बट इसमें जो वो CO2 एमिशन का नॉर्म है वो नहीं रहता है इसमें, बट द CO2 जनरेटेड, जो CO2 जनरेट हो रहा है इज कैप्चर्ड एंड स्टोर्ड। इसको कैप्चर करके स्टोर कर दिया जाता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछते कभी हाइड्रोजन से रिलेटेड, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स में जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन से एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट करना ही, और इसी तरीके का क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना कि ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन ये क्यों ऐसे अलग अलग है। ठीक है, और जो ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से, उसी का जो मिशन है दैट इज कॉल्ड द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, इसका हमारा सबसे बड़ा मोटिव क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट मोटिव या ऑब्जेक्टिव, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है, कुछ नहीं, इंडिया को ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन का एक हब बनाना, इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन का हब बनाना, टू मेक इंडिया अ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन हब। इसलिए सरकार अभी से, सरकार पहले डोमेस्टिक कंजम्पशन में कंसंट्रेट कर रही है, उसी के साथ साथ सरकार क्या कर रही है कि सरकार इसको एक्सपोर्ट के नजरिए से देख रही है कि इसको जितना एक्सपोर्ट किया जाएगा उतना इसका डिमांड हम लोग बढ़ा पाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ये है। दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, दूसरा ऑब्जेक्टिव मतलब इसका मोटिव क्या है, इसके पीछे मोटिव यही है कि हम लोग इसी के साथ साथ इसको करने के लिए हम लोग को जिस जिस चीज का जरूरत पड़ेगा, कि अराउंड
125 गीगावाट एनर्जी कैपेसिटी एडिशन। अराउंड 125 गीगावाट का एनर्जी कैपेसिटी एडिशन करना है। साथ ही साथ मोर देन 6 लाख जॉब क्रिएशन। अराउंड मोर देन 6 लाख जॉब क्रिएशन इन दिस इंडस्ट्री। ठीक है। और रिड्यूस या रिड्यूस नहीं, कट लिखो, कट कट करना है ना, कट ऑलमोस्ट कितना 50 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन। 50 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, इसको हम लोग कट कर पाएंगे इस नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में हम लोगों ने जो जो प्लान किया है उससे। और जो फॉसिल फ्यूल हम लोग इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम के साथ साथ कोल भी, ठीक है, तो जो फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट्स है, फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट को कम करना है। फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट टू रिड्यूस फॉर ऑलमोस्ट 1 लाख crore, फॉर ओवर 1 लाख crores का हम लोग क्या करेंगे, फॉसिल फ्यूल का जो इंपोर्ट है उससे हम लोग निजात पा सकते हैं। ठीक है। दूसरे तरीके का हाँ बन सकता है। ग्रीन तो उसीलिए ना ग्रीन है कि ये इको फ्रेंडली है। अब इसमें भी फिर कोई चीज आ जाएगा नया प्रोसेस, कोई बोलेगा कि चलो इसमें ग्रीन हाइड्रोजन में हम लोग कुछ और ऐड कर देंगे, ग्रीन में थोड़ा रेड ऐड कर देते हैं। मतलब कोई जो एनर्जी जनरेशन का जो प्रोसेस है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है उसको भी रिप्लेस कर सकता है कोई चीज। आगे आने वाले सालों में देखा जा सकता है ऐसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ना। गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया है, सिग्निफिकेंस क्या है, या ऐसा लिखो कि जॉब डन, या लिख सकते हो कि इसमें लिख सकते हो उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स लिखा ना, इसमें लिख सकते हो कंपोनेंट्स, ऐसा लिख लो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। सभी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट कुछ कुछ कंपोनेंट्स पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पहला है साइट, SIGHT, दैट इज स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन। इट इज स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन। स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन, फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। मतलब अगर तुम अपने एनर्जी कैपेबिलिटीज को ग्रीन हाइड्रोजन में ट्रांजिशन में लाना चाहो, मतलब ग्रीन हाइड्रोजन में बदलना चाहो, तो सरकार तुमको क्या करेगा, इसका इंसेंटिवाइज करेगा गवर्नमेंट। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि 2 टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स आर देयर। 2 टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स आर देयर। देखना हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इट्स नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। अगर तुमको बनाने का मन है ग्रीन हाइड्रोजन, बनाओ, सरकार पैसा देगी तुमको। 2 टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स। पहला, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर। अगर तुम इलेक्ट्रोलाइजर्स बनाना चाहो, मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रोलाइजर्स, ध्यान देना, अगर तुम फैक्ट्री डालना चाहो तो सबसे पहले इलेक्ट्रोरल बॉन्ड, चलो अभी तो नहीं है, उसमें 10-15 करोड़ देके आना। सबसे ज्यादा पैसा इलेक्ट्रोरल बॉन्ड में किस कंपनी ने दिया है, थोड़ा देख लेना एक बार, फिर मजा आ जाएगा देखना। उसमें तो ना तो अंबानी है ना अदानी है। इतना दिन तो बोल रहे थे तुम लोग, इतना तो इंसेंटिवाइज किया गया है। इस गवर्नमेंट का जो इंसेंटिवाइजिंग करने का जो इंसेंटिवाइज करने का जो वे है, वो थोड़ा सा सबको डाउटफुल ही लगता है। तुमको कभी भी इंसेंटिवाइज करते हुए सरकार, अच्छा चलो कर तो रही है,
अब बोलोगे सर कर तो रही है, आप ही उल्टा उल्टा बोलते हैं। नहीं बोलते हैं हम, मोदी मोदी। मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रोलाइजर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइजर्स मैन्युफैक्चर करना, और इसी के साथ साथ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन अगर तुम कर रहे हो तो सरकार तुमको साइट के अंडर में, दैट इज स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फ्रॉम ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन, उसमें तुमको सरकार 2 तरीके का इंसेंटिवाइज करेगी, ठीक है। दूसरा प्रोग्राम से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट वन इज द शिप, SHIP। SHIP का फुल फॉर्म दैट इज स्ट्रेटेजिक हाइड्रोजन इनोवेशन प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिक हाइड्रोजन इनोवेशन पार्टनरशिप। इनोवेशन पार्टनरशिप है ना, दिस इज कॉल्ड शिप। इसमें क्या होगा, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ऑफ कोर्स अभी गवर्नमेंट खुद तो कुछ नहीं करेगी, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इसमें सरकार बढ़ावा देगी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर, या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क्स, ठीक है। इसी के साथ साथ स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस को बनाएगी, स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू ही इसको बनाया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑल्सो, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसे हम लोग अगर वो देखें, टाटा का जो सेमीकंडक्टर चिप वाला फैसिलिटी जो जागी रोड में हो रहा है, अब वो सिर्फ अगर खुद वही बना के बैठ जाते चुपचाप तो कोई उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं देता, लेकिन उसके साथ साथ उसके साथ ही एक स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट भी लगेगा, जिसमें टाटा एंड उसके साथ जो ताइवान का सुपर कंडक्टर, क्या नाम है उसका, PSMC, पावर एंड सुपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सुपर चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मतलब टाटा एंड PSMC, ये एक ताइवान का कंपनी है, इन दोनों ने मिलकर बनाया है। इंडिया में कितने बनेंगे, कहां कहां, गुजरात में 2, कहां कहां, एक जगह में जहां पर टाटा नैनो का फैक्ट्री है, सानंद, सॉरी, वन इज इन सानंद, वन इज इन धोलेरा, अनदर इज इन जागी रोड, ठीक है। ऐसे रिलेट करोगे चीजों को, ये जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है यहां भी होना है, ठीक है। और कहीं भी आंसर लिख रहे हो किसी भी चीज में, तो किसी भी इंडस्ट्रियल अगर डेवलपमेंट का बात हो रहा है, फॉर एग्जांपल पतंजलि ने कुमारीघाटा में स्कूल खोल के रखा हुआ है, फैक्ट्री है, फैक्ट्री के साथ साथ उसने क्या है, स्कूल खोला है, ताकि वहां के आसपास के लोगों को भी वो एजुकेट कर सके, ये उसका मिशन होता है, हर एक इंडस्ट्रियलिस्ट का यही मिशन होता है। तभी तो लोग बोलते हैं कि अगर एक इंडस्ट्री आ रहा है जिसमें 1000 लोग काम कर रहे हैं, तो इसके आसपास और 10,000 लोग इससे फायदा होगा। एक तो ये लोग आएंगे पैसा खर्चा करेंगे, वो तो है ही, साथ ही साथ ये जो स्किल डेवलपमेंट वगैरह होगा, यहाँ के लोगों का डेवलपमेंट होगा, यहाँ 1000 लोग आकर के रहेंगे, तो 1000 लोगों के साथ साथ मान लेते हैं 3 लोगों का फैमिली है, तो 3000 लोग आके रह रहे हैं, तो फायदा है या नहीं है, गाड़ियां आएंगी, गाड़ियां जाएंगी, दैट्स व्हाई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो राहुल गांधी भी सरकार को बार बार एक चीज पे घेरते हैं कि फैक्ट्रीज कहां बन रही हैं, और फैक्ट्रीज बन भी रही हैं, तो सैमसंग का असेंबली फैक्ट्री एक बना, इतना बड़ा देश, आईफोन का असेंबलिंग फैक्ट्री एक बना, इतना बड़ा देश, नॉर्थ ईस्ट में कितने फैक्ट्रीज बने, 70 साल में कुछ नहीं किया सर, आप 10 साल का बोल रहे हैं, ठीक है। चलो नाउ ये सब जो चीज है इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब आंसर जब बनाओगे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का, तो देखो कितना सुंदर आंसर बनेगा। सबसे पहला ये लिख सकते हो कि कब क्या बना है, ये तुम्हारा प्रीलिम्स के लिए फैक्ट है, इतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो तुम्हारा 3 टाइप का मैंने हाइड्रोजन का बात किया, ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक, ब्लू एंड ग्रे हाइड्रोजन, ये तीनों क्या है इसको समझा दोगे। इसी के साथ साथ तुम किस बारे में बात करोगे कि व्हाट इज दी ऑब्जेक्टिव्स, एक्चुअली ऑब्जेक्टिव्स के बाद मेजर कंपोनेंट्स हैं दो, दे आर वेरी मेजर कंपोनेंट्स, शिप एंड द साइट, और इसी के बाद जो चीज को समझोगे दैट इज
ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सिग्निफिकेंस यही रहेगा, टू मीट, सिग्निफिकेंस रहेगा इज टू मीट द एनडीसी या नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। सभी देशों ने अपना एक एक एनडीसी जारी करके रखा हुआ है, सीओपी में भी हम लोगों ने अपना एनडीसी बोल करके रखा हुआ है कि मेरा नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए। सो टू मीट द एनडीसी टारगेट्स, एनडीसी टारगेट्स कहां से आया था, अगर याद है तो किस कॉन्फिडेंस में ये एनडीसी का बात आया था, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का बात कौन से उसमें आया था, अगर याद है तो? दैट्स 2015 पेरिस एग्रीमेंट। वहां पर जो हम लोगों ने अपना एनडीसी बता करके रखा हुआ है, वहां पर क्या है, हम लोग, हमारा एनडीसी कितना है, हम लोग कितना टारगेट कितना कम कर देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना, इसीलिए मैं डिस्कशन टाइप्स का क्लास रखता हूं। अभी मैं जाकर के वहां पीपीटी रीड कर सकता हूं, बैठ करके लैपटॉप में बैठ करके पीपीटी रीड कर दूंगा, अंडरलाइन करता रहूंगा, जो जो लिखा हुआ है बोलता रहूंगा। ये जो पॉइंट्स निकल करके आते हैं ना बातचीत में, दैट इज वाई इंपॉर्टेंट कि टू मीट एनडीसी टारगेट। एनडीसी का टारगेट मैं बोल जाऊंगा, इंडिया का एनडीसी टारगेट कितना है, कि इंडिया क्या करेगा, टू कट इट्स एमिशन, एमिशन जो है इंडिया का एमिशन इंटेंसिटी टू बी रिड्यूस्ड, रिड्यूस करना है, टू बी रिड्यूस टू 33 to 35%। कब का, फ्रॉम 2005 लेवल बाय 2030। इंडिया का जो 2015 पेरिस एग्रीमेंट के समय जो इंडिया ने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, क्योंकि हर एक को कंट्रीब्यूट करना है टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैस एमिशन, उसमें इंडिया का टारगेट क्या है कि जो हमारा एमिशन इंटेंसिटी है उसको हम लोग 33 to 35% कम करेंगे 2005 का जो लेवल था उसके बेसिस पे 2030 तक। दिस इज आवर एनडीसी। ठीक है, हमारा दूसरा टारगेट, ये सब टारगेट हम लोग, सिग्निफिकेंस क्या है, ये हम लोग टारगेट मीट करेंगे, एक एनडीसी का टारगेट मीट करेंगे हम लोग। दूसरा, नेट जीरो इकोनॉमी हम लोग बनने का बात बोला था हम लोगों ने, कहां पर, नेट जीरो इकोनॉमी बाय 2070 मोदी जी ने बोला था, ये बनेंगे भी हम लोग, बन जाएंगे जिस पेस में हम लोग हैं 2070 तक शायद ना भी बने, लेकिन 20 ये मिलेनियम खत्म होते होते, ये सेंचुरी खत्म होते होते शायद हम लोग बन जाए। ठीक है, कहा ये तो हम लोगों ने नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन तो हम लोगों ने 2015 में बताया, ये हम लोगों ने 2021 ग्लासगो में, जहां पर मोदी जी ने लाइफ के बारे में बात किया था, हाँ, जो सीओपी हुआ था 26 या पता नहीं। सो नेट जीरो इकोनॉमी बाय 2070 2021 के ग्लासगो के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अंडर द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, वहां पर हम लोगों ने ये जो अपना टारगेट लिया था इसको भी हम लोग मीट कर पाएंगे। ठीक है, और अपना इंपोर्ट भी कम हो जाएगा नेट जीरो इकोनॉमी होगा तो। नेट जीरो इकोनॉमी मतलब इंपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, जितना इंपोर्ट कर रहे हैं उतना भी एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, दैट इज नेट जीरो। ऐसा नहीं कि हम लोग ने इंपोर्ट करना बंद कर दिया तो एक्सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे, इंपोर्ट करना बंद कर दोगे तो कैसे चलेगा, कुछ कुछ फॉसिल फ्यूल्स है जो तुमको खरीदना ही पड़ेगा, देयर आर सम फॉसिल फ्यूल्स जो तुमको खरीदना ही पड़ेगा, तुम खरीदोगे लेकिन तुम फिर एक्सपोर्ट भी करोगे, अगर 2 लीटर खरीद रहे हो तो 2 लीटर एक्सपोर्ट भी करोगे, इट विल बिकम नेट जीरो, 2 गया 2 आया, नेट जीरो। नेट जीरो इकोनॉमी, नेट जीरो इकोनॉमी मतलब लिख लेना कि इंपोर्ट इक्वल्स टू एक्सपोर्ट इन फॉसिल फ्यूल्स। ठीक, ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट 2 टारगेट्स जिसको हम लोग मीट कर पाएंगे। अमृतकाल 2047, हाँ, इस बार मेंस में 2047 का बार बार अमृतकाल का मेंशन आएगा,
2047 तक हम लोग क्या बात करते हैं, वी विल बिकम एनर्जी सेल्फ सफिशिएंट बनना है हम लोगों को, एनर्जी इंडिपेंडेंट बाय 2047। अमृतकाल का ये टारगेट है हमारा। ठीक है, तो जहां पर डीकार्बोनाइज करना बहुत मुश्किल है, धुआं निकलेगा ही। फॉर एग्जांपल हैवी इंडस्ट्रीज, वहां तो फॉसिल फ्यूल बर्न करना काट नहीं सकते हम लोग, जहां पर काट सकते हैं दैट इज ये ग्रीन हाइड्रोजन, यहां पर हम लोग इसको काट सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, गुवाहाटी में देख रहे हो अभी स्मार्ट सिटी मिशन के अंडर में ग्रीन ग्रीन हो चुका है गुवाहाटी पूरा, बस बस सब बस वगैरह सब ग्रीन ग्रीन। ठीक है, तो ये है कि हम लोग ट्रांजिशन में ला सकते हैं हैवी इंडस्ट्रीज को और ट्रांसपोर्टेशन को, तो दिस इज द सिग्निफिकेंस। अब कुछ चैलेंजेस है क्या इसमें, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ चैलेंजेस तो होंगे। क्या चैलेंजेस है, चैलेंजेस को भी समझ लो, चैलेंजेस को भी समझ लो क्या है। पहला चैलेंज है इकोनॉमिक वायबिलिटी। क्यों इकोनॉमिक वायबिलिटी इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज पर किलोग्राम ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, ये कम हो जाएगा धीरे धीरे, पर केजी ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन को टू बी रिड्यूस करना, टू बी रिड्यूस टू लेस देन $2 पर केजी, पर केजी ग्रीन हाइड्रोजन टू बी रिड्यूस टू लेस देन $2। ठीक है, क्यों $2 में ऐसा क्या है, फिर हम लोग नेचुरल गैस के साथ कंपीट कर पाएंगे ना मार्केट में। ठीक है, चैलेंजेस क्या है, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बहुत ज्यादा इसका प्लांट लगाने में बहुत ज्यादा खर्चा होता है, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइजर्स को बिल्ड करना है, उसके लिए भी अलग से खर्चा है और ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगता है उसमें, स्टोर करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, बिकॉज इट इज हाईली इन्फ्लेमेबल। नॉर्मल नेचुरल गैस जैसा नहीं है, एलपीजी जैसा नहीं है, इट इज हाईली इन्फ्लेमेबल। ठीक है, तो स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन लिख लो, वन ऑफ द चैलेंजेस इज स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, और इंडिया में देयर इज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस। ठीक है, और ये जो चैलेंजेस होंगे, अगर वे फॉरवर्ड लिखना है तो इनको कैसे मीट करना है, दैट विल बिकम योर चैलेंज, सॉरी दैट विल बिकम योर वे फॉरवर्ड, कि कैसे हम लोग इसका प्राइस कम करेंगे, रिड्यूसिंग इट्स कॉस्ट, डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलप द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, डेवलप द स्टोरेज फैसिलिटीज। ठीक है, एंड इंसेंटिवाइजिंग द companies or the institutes for research and development and production of greenhouse gases. That will make your question, or I mean that will make your answer a very rich answer. इसको concise करके एक क्वेश्चन आराम से पढ़ना और आंसर करने का कोशिश करना। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चंस को, एग्जाम में इसके क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कि कोई एक क्वेश्चन पूछे, गिवन ओवरव्यू ऑफ द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। अच्छा ऐसे लिखो, एक क्वेश्चन लिख लो, चलो इसका आंसर करने का कोशिश करना। मैं एवरीडे एक एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आई होप जिसको करना होगा वो जरूर करेगा। कोशिश तो कर ही सकते हो बाबू, कोशिश करने में क्या है। Discuss the advantages and disadvantages of developing hydrogen as an energy source. As an energy source or as an alternative energy source, या alternative fuel, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, discuss the advantage and disadvantages
of developing hydrogen as an alternative energy source. With respect to the National Green Hydrogen Mission. ठीक है? This will be a very nice question. 250 वर्ड्स में आंसर करना, 15 मार्क्स, बढ़िया से लिखना एंड मुझे सेंड करना. I'll see, I'll tell you कि क्या है नहीं है. ठीक है? नेक्स्ट इन टुडेज क्लास हम लोग बात करेंगे अबाउट जो इंडिया का न्यूक्लियर पॉलिसी है. न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है? मोदी जी वाला न्यूक्लियर पॉलिसी. ये न्यूक्लियर बम वगैरह हम लोगों ने दिवाली मनाने के लिए नहीं रखा है. दैट इज आवर न्यूक्लियर पॉलिसी. समझ गए? उसी वर्ड में मैं कल ही बोल रहा था ना कि मोदी जी जो मुंह से निकाल देते हैं, दैट बिकम्स अ क्वेश्चन. इसको डिनाई करने, इसको कोई नहीं डिनाई कर पाएगा. मेंस में मोदी जी जो मुंह से निकाल दिए, जनरली दैट थिंग, मतलब जो मुंह से निकाल दिया, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी क्वेश्चन बन जाता है, बट अगर कुछ मीनिंगफुल उन्होंने बोल दिया है आज, देन ऑफ कोर्स इट विल बिकम अ क्वेश्चन. प्रीलिम्स और मेंस के बीच तक या मार्च महीने से अप टू प्रीलिम्स तक मोदी जी जो बोलते हैं वो प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाता है. अप टू मेंस तक वो जो बोलते हैं इट बिकम्स मेंस का क्वेश्चन. ठीक है? अब इंडिया का जो है कि इंडिया का न्यूक्लियर पॉलिसी, अब न्यूक्लियर पॉलिसी हम लोग GS2 के पर्सपेक्टिव में भी स्टडी कर सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के बेसिस पे, एंड साइंस एंड टेक में भी हम लोग इसको GS3 पर्सपेक्टिव में भी कर सकते हैं. इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से आज हम लोग नहीं करेंगे, बट जो हमारा कोऑपरेशन है अलग अलग कंट्रीज के साथ इन डेवलपिंग दी न्यूक्लियर एनर्जी एंड इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन के साथ जो भी हमारा चीज वगैरह चला है, जो हम लोगों ने NPT पे साइन किया है कि नहीं किया है? व्हाट इज NPT रिगार्डिंग न्यूक्लियर पावर? देयर आर 2 ट्रीटीज इन द वर्ल्ड, NPT एंड CTBT. इंडिया ने कब साइन किया इन दोनों में? NPT इज न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, मतलब कोई भी अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को प्रोलिफरेट नहीं करेगा, बढ़ाएगा नहीं. जिसपे ईरान को घेरा था अमेरिका ने, हम लोगों ने कब किया था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद. समवन फ्रॉम द क्लास इज सेइंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम लोगों ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में साइन किया था. और उसके बाद हम लोगों ने पोखरान किया, 2 बार पोखरान किया हम लोगों ने, और अमेरिका ने कुछ नहीं बोला हम लोगों को. पूरे वर्ल्ड ने सैंक्शन नहीं लगाया हम लोगों को. इज इट? ये ऑनलाइन में इतना सन्नाटा क्यों है भाई आज? क्या मैं सुनाई नहीं दे रहा है? कोई कुछ बोल रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा. इंडिया ने NPT में कब साइन किया? कभी भी नहीं किया. NPT जो है नेशनल बोल रहा हूं, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इस पे इंडिया ने साइन नहीं किया. 4 कंट्रीज है जो जिन्होंने इस पे साइन नहीं किया, 5 है आई थिंक. इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ सुडान. साउथ सुडान का रीजन अलग है, नया कंट्री है, उसने साइन नहीं किया है. साउथ सुडान इज द न्यूएस्ट कंट्री जिसने साइन नहीं किया है. नॉर्थ कोरिया, उसका साइन नहीं करने का रीजन अलग है, उसको मजा आता है ये सब करके. और इंडिया और पाकिस्तान का रीजन अलग है, तो इन्होंने साइन नहीं किया. हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी में भी साइन नहीं किया है. ठीक है? वी आर नॉन सिग्नेटरी टू दीज थिंग. तो हम लोग इसको इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे. आज हम लोग बात करेंगे अबाउट न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया. क्यों? कुछ हुआ है. मैंने इसलिए कल पॉइंट्स वगैरह सब ग्रुप में दे दिया था कि एटलीस्ट थोड़ा कुछ पढ़ लो. नहीं, मैंने न्यूज का हेडिंग भी दे दिया था शायद पहले 2 चीजों में कि एटलीस्ट न्यूज तो सर्च करके पढ़ लो कहीं पर, है ना? चलो कोई ना, हम है ना. ठीक है? अब न्यूक्लियर पॉलिसी पढ़ोगे और मैं एक मूवी का नाम मेंशन नहीं करूंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता. वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज, सबको देखना चाहिए अगर तुम इंडियन हो, दैट इज रॉकेट बॉयज.
मूवी नहीं है, इट्स अ वेब सीरीज जनरली। इसका 1 and 2 पार्ट। प्लीज, मैं प्रमोशन कर रहा हूं, अगर सोच रहे हो तो प्रमोशन ही कर रहा हूं। प्लीज, अगर कभी प्रिपरेशन से थोड़ा सा एस्केप करने का मन करे, प्लीज वॉच रॉकेट बॉयज। इट्स अ मार्वेलस स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप बोल सकते हो, नेशनलिज्म बोल सकते हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक क्या ही बोलो उसको, दो लोगों का फ्रेंडशिप उसमें बहुत ज्यादा दिखता है हम लोगों को, तीन लोगों का जनरली। वन इज डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। हु इज ही? होमी जहांगीर भाभा कौन है? जहांगीर के कौन लगते थे? ही इज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर फिजिक्स या इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिनके नाम पे ये इंस्टीट्यूट है अभी भी इंडिया में, बार्क, जो सबसे ज्यादा स्टडीज वगैरह करता है। यानी कि ऐसा लग रहा होगा ना कि ये खाली न्यूक्लियर प्रोग्राम में करता होगा। इंडियन एग्रीकल्चर जब पढ़ोगे देखोगे बार्क का इंडियन एग्रीकल्चर का जो स्टडी है, ऐसा लगेगा कि वो तो न्यूक्लियर पावर से एग्रीकल्चर का क्या रिलेशन है, तो खराब ही होता होगा। और लेकिन जो जीएम कॉप्स वगैरह बन रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, उसमें बार्क इंडियन एग्रीकल्चर में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को लाने के लिए, जहां डिजीज प्रोननेस कम करने के लिए मार्वेलस काम कर रही है। पढ़ेंगे कभी इस सब चीजों को, मजा आएगा देखना। इंडियन एग्रीकल्चर में बार्क का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर फिजिक्स में नहीं है कि न्यूक्लियर बॉम्ब ही बना रहा है या न्यूक्लियर पावर स्टेशन ही बना रहा है। एग्रीकल्चर में भी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, जो कैस्पर C9 है, देखना कैस्पर C9 क्या है। होमी जहांगीर भाभा और उसके साथ डॉक्टर विक्रम साराभाई। कौन है? Who is डॉक्टर विक्रम साराभाई? Who is डॉक्टर विक्रम साराभाई? He is the father of इंडियन स्पेस रिसर्च, है ना, जिन्होंने पहली बार रॉकेट, देखोगे ना मूवी, गूज़बम्स देखा नहीं तो आंखों से आंसू आ जाएगा तुम्हारा। केरला में जाकर के वो बंदा साइकिल में, जो लोग चंद्रयान के टाइम पे साइकिल वाला शेयर कर रहे थे, उनको तो जरूर देखना चाहिए। पता भी नहीं होगा वो क्या कॉन्टेक्स्ट है उसका, जब साइकिल में लेकर जा रहे थे तो सही में बैलगाड़ी में लेकर के जा रहे थे केरल में जाकर के, एकदम समुद्र के किनारे। ब्रिटिश मीडिया वहां पर आई, मजाक उड़ा रही है कि ये रॉकेट उड़ेगा। ये रॉकेट तो उड़ेगा ही नहीं, डेटोनेटर खराब हो रहे हैं, रॉकेट उड़ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश किए जा रहे हैं। ये जो टीवी तुम देख रहे हो, सैटेलाइट्स वगैरह यूज करना, टीवी, सब विक्रम साराभाई का ही देन है। बहुत सारे लोगों का देन है, बट विक्रम साराभाई इज द लीडर। तो इन सब चीजों को देखा करो थोड़ा सा, तो इससे एग्जाम में इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। और इसी के साथ साथ, इन दोनों के साथ साथ नेहरू जी का जो दोस्ती था, जिसने भारत को इतना कुछ दिया है, इन तीनों के दोस्ती ने, यू विल गेट टू नो अबाउट द इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी इन दिस मूवी वेरी प्रिसाइसली, दिस वेब सीरीज। ठीक है, चलो। सो इंडिया का जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो स्टार्ट होता है, हम लोग बोल सकते हैं कि इंडिया का न्यूक्लियर पॉलिसी बहुत पहले से स्टार्ट होता है, लेकिन 1948 जब इंडिया में एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनता है। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, में इंडिया में एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनता है, और बोल सकते हैं कि यहां से इंडिया का न्यूक्लियर एज शुरू होता है ऑफिशियली। ठीक है, और इसी समय 1950s में, तब पूरा वर्ल्ड कोल्ड वॉर में है, तब कोल्ड वॉर एकदम धधकना शुरू ही हुआ है बस। तब इन्होंने 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बात किया था। किसने? होमी जहांगीर भाभा ने। ठीक है, अच्छा, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, पहला, इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहां पर है, कहां पर था, कहां पर बना था? देखो, तभी तो मैंने टॉपिक भेजा था बाबू लोग, थोड़ा पढ़ तो लो। महाराष्ट्र का तारापुर, हैवी वाटर रिएक्टर जिसको बोलते हैं, पानी को यूज करके, प्रेशराइज्ड
हेवी वाटर रिएक्टर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 40 मेगावाट पावर जनरेशन का कैपेसिटी था। इट वाज डेवलप्ड इन तारापुर। ठीक है, जिससे शुरू होता है इंडिया का फर्स्ट स्टेज। देखना, 3 स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम वाज डिसाइडेड। होमी जहांगीर भाभा ने डिसाइड किया। फर्स्ट स्टेज, द कमीशनिंग ऑफ, इसमें बहुत सारा स्टेजेस है, स्टेजेस को लिखने जाओगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन ये समझ लो कि इंडिया ने कब कमीशनिंग ऑफ हेवी प्रेशराइज्ड उल्टा लिखा ना, प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर, ऐसा है ना? हाँ, हेवी प्रेशराइज्ड कैसे होगा? इट विल बी प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर। ठीक है, इट विल बी प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर। इसको इधर लिखना दे। ये कहां पर बना था? इट वॉज कमीशन्ड इन तारापुर, महाराष्ट्र। हिस्ट्री टीवी 18 का एक डॉक्यूमेंट्री है बढ़िया सा। सर आप क्या ही देखने के लिए बोलते रहते हैं खाली। हिस्ट्री टीवी 18 का एक तारापुर में एक डॉक्यूमेंट्री है, देखना, तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन। बहुत सुंदर सा डॉक्यूमेंट्री है, अच्छा लगता है कि उस समय 1969, तब देश, बाहर के लोग क्या कर रहे हैं तब। चाइना तो तब जागा ही नहीं है, अभी तक सो दे रहा है तब। चाइना तो तब तक सो ही रहा है, अभी तक जागा ही नहीं है चाइना। जो शेर है अभी भी सो ही रहा था उस समय भी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज 1 जो है, बोला जाता है कि इससे स्टार्ट हुआ है। बोलोगे सर हम लोगों को तो लगा था बॉम्ब फोड़ने से ही स्टार्ट हुआ था, पोखरान वाला से। ठीक है, पोखरान 1974, ऑपरेशन क्या था? व्हाट इज दी मिशन कॉल्ड? एक सीक्रेट मिशन था। पोखरान इज इन राजस्थान, थार डेजर्ट में एक एरिया है। रॉकेट बॉयज में ये भी दिखाता है। तो इंडिया ने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, पोखरान 1 जिसको बोलते हैं, पोखरान एक जगह का नाम है, द लैंड ऑफ 7, भूल गया, द लैंड ऑफ समथिंग, इट इज कॉल्ड द लैंड ऑफ, चलो भूल रहा हूं मैं। सो इंडिया ने अपना न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को और एनहांस करते हुए पोखरान में हम लोगों ने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया। किससे? वो जो हम लोग एक मतलब डिकेड यूरेनियम को यूज करके हम लोगों ने उसको किया। आते आते आया 1970s 80s, 1970s का एंड 80s का अर्ली 80s। तब इंडिया सबसे पहली बार ब्रीडर रिएक्टर्स जिसको बोलते हैं स्टार्टेड डेवलपिंग, तब से शुरू हुआ है बोल सकते हैं। स्टार्टेड डेवलपिंग, जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे, डेवलपिंग, PFBR लिखा हुआ है मैंने वहां पर। पी का मतलब क्या है? प्रेशराइज्ड फास्ट। इसमें प्रेशराइज्ड नहीं था उस समय, इट वाज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। और न्यूक्लियर एनर्जी कितना खतरनाक है, अगर उसको समझने का मन है तो चेरनोबिल देखो। चेरनोबिल इज अ वेब सीरीज बाय HBO। ठीक है, जो भी ऑनलाइन में हो, इस मूवी को, इन सब मूवीज को देखा करो जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, दिन के अंत में एक एपिसोड देख लो, रील्स स्क्रॉल करने से तो अच्छा ही है, चीजों को समझ जाओगे, थोड़ा नेशनलिज्म भी जाग जाएगा शायद कि कैसे। अगर तुमने रेलवे मैन देखा है? रेलवे मैन किसी ने देखा है? नहीं देखा रेलवे मैन? क्या ही देखते हो तुम लोग फिर, टीवी वगैरह मोबाइल वगैरह में कुछ तो देखा करो। डिस्ट्रैक्शन नहीं है वो सब चीज, फिर बोलोगे सर आप भी बोले थे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, है ना? वो डिस्ट्रैक्शन नहीं है। अगर रेलवे मैन देखा है तुमने, अगर तुमने रानीगंज देखा है, तो तुमको चेरनोबिल भी अच्छा लगेगा। किसी और देश का स्टोरी है, USSR का स्टोरी है, बट तुमको भी अच्छा लगेगा। सो इन 1970s and 80s इंडिया स्टार्टेड डेवलपिंग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स, यानी कि FBR डेवलप करना शुरू किया था हम लोगों ने जस्ट। ठीक है, किसके लिए? टू अचीव
फ्यूल एफिशिएंसी एंड सेल्फ रिलायंस ठीक, एंड सेल्फ रिलायंस या सेल्फ सफिशिएंसी बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा अब ये जो मैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का बात कर रहा हूं यहां पर, इससे क्या होता है कि जो हम लोगों का सेल्फ सफिशिएंसी है कि फ्यूल्स को हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं ना, न्यूक्लियर फ्यूल्स को। अब इसके बाद 1998 आएगा, अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम क्या करेंगे, अंडर द लीडरशिप ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम एंड अटल बिहारी वाजपेयी, अब तक जिसका खून, पोखरान का सेकेंड टेस्ट, अब तक जिसका खून न खोला खून नहीं वो पानी है, जिसका खान सर बड़ा अच्छा डिस्कशन देते हैं कि उधर पाकिस्तान में लग रहा है कि भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, किस चीज का भूकंप आया, फिर यूएस को भेजता है वो कि भूकंप आया है, तो फिर यूएस अपना वो भेजता है जीपीएस वगैरह, फिर पता चलता है कि इंडिया ने, अरे बाबा इंडिया ने तो टेस्ट कर लिया। वो खान सर वाला देखना, पोखरान 2 वाला, खान सर का जो वो है डिस्क्रिप्शन है, बड़ा अच्छा लगता है। चलो हो गया, तो यहां पर इंडिया ने स्टेज 2 में घुसने का जस्ट कोशिश ही किया, और इंडिया पूरा का पूरा स्टेज 2 में घुस भी नहीं पाया है, और इंडिया ने स्टेज 3 का काम शुरू भी कर दिया है। स्टेज 3 क्या था, हाँ व्हाट इज स्टेज 3? हाँ क्या करना है हम लोगों को, थोडियम बेस्ड रिएक्टर्स बनाएंगे हम लोग, है ना। जैसे ये है मेरा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, वो मेरा था प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स। अब स्टेज 3 में, यानी कि ऐसे बोल सकते हो प्रेजेंट में हमारा क्या मोटिव है कि इंडिया इज ट्राइंग टू बिल्ड सम थोडियम ब्रीड रिएक्टर्स, थोडियम ब्रीडर रिएक्टर्स या थोडियम बेस्ड रिएक्टर्स लिखो, दैट इज आवर स्टेज 3। अब न्यूक्लियर बोलने से ही आधे लोग सोच रहे होंगे कि बम वम मार के उड़ा दो सबको, यहां बम वम मारने का कोई बात नहीं है, ध्यान देना, ठीक है। यहां इसको अपना न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज बढ़ाना है, क्योंकि यहां से जो बच जाएगा उसी को हम लोग फिर बम में भी यूज कर पाएंगे अगर कभी जरूरत पड़ा तो, ठीक है, बम में भी यूज कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। और ये जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इसमें जो फ्यूल यूज होता था कौन सा, इसमें होता था प्लूटोनियम। कौन सा प्लूटोनियम, नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लूटोनियम कोई बोल पाएगा, 239, प्लूटोनियम 239, ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में यूज होता है, होता था, अभी भी है, जहां पर भी है। और यहां पर क्या यूज होगा, थोडियम, ठीक है। चलो सो ये जो स्टेज 2 में हम लोग फाइनली एंटर कर चुके हैं, क्योंकि अब तक भी मैं तो इतने यही बोला ना कि इंडिया ने बस डेवलप करना ही शुरू किया, और ये तो सिर्फ अभी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ही है, अभी भी रिसर्च ही चल रहा है, इसमें हम लोग घुस नहीं पाए अभी तक स्टेज 3 में। तो जो इंडिया का 3 स्टेज है, बोला जा रहा है कि इंडिया हैज एंटर्ड स्टेज 2। क्यों, ऐसा क्या हुआ है, मोदी जी ने कुछ किया है? तमिलनाडु में जो हमारा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, क्या नाम है, जिसको लेकर के बहुत आंदोलन हुआ है एक समय, जो वहां के एग्रीकल्चरल लेबर्स थे, जो एग्रीकल्चर में किसान थे, वो इतने इतने पानी में 3, 4, 5 दिन तक बैठे थे आंदोलन जब कर रहे थे, ठीक है। क्या है कि मोदी जी ने कुछ किया है, क्या किया है, कहां पर, तमिलनाडु में कुछ है, व्हाट इज दैट प्लेस कॉल्ड, कोर को लोड किया गया है। कोर, कोर क्या जगह होता है, एक ऐसा, चेरनोबिल देखोगे तो अभी पता चल जाएगा, उसमें ऐसा ग्रिड जैसा होता है, मतलब छोटे 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 ऐसा रॉड्स होते हैं, ऐसा रॉड्स होते हैं, ऐसा ये ऐसा बॉक्स टाइप के होते हैं, रॉड्स होते हैं, ये जाते हैं वहां,
फ्यूजन होता है, फिजन होता है, जिससे न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होता है। तो स्टेज 2 में एंटर करना मतलब जो कोर को लोड करने का काम है, कोर लोडिंग प्रोग्राम, कोर लोडिंग एट, ध्यान देना, इंडिजिनसली मेड। तारापुर वाज नॉट इंडिजिनसली मेड, उसमें हम लोगों ने बाहर का हेल्प लिया था। कोर लोडिंग एट, कोर लोडिंग ऑफ लिख लो, कोर लोडिंग ऑफ दी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, PFBR, कहां पर? कालपक्कम, इन कालपक्कम, तमिलनाडु। अभी भी हम लोगों को याद है, जब हम लोग छोटे थे तब ये सब होता था। तो बोला जा रहा है कि इससे इंडिया विल स्टार्ट डेवलपिंग इट्स स्टेज 2, एंटर कर जाएगा स्टेज 2 में इससे, ठीक है। तो कोल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है उसमें कोल, नेचुरल गैस, इन सब के बाद अगर देखा जाए सब कुछ मिला करके तो 3.1% ही सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर पावर से जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में है। अभी तक बहुत कम है। जो इंडिया जैसे देश में 3.1% न्यूक्लियर एनर्जी, अरे डरना नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन है तो वहां पर कुछ खतरनाक सा रेडिएशन फैलता होगा। हाँ, चेरनोबिल देख लोगे तो थोड़ा डरने लग जाओगे शायद। यूक्रेन में है, यूक्रेन में नहीं, बेलारूस में है। चलो, इट्स कोर लोडिंग ऑफ द प्रोटोटाइप FBR जो हुआ है, इसकी वजह से बोला जा रहा है कि स्टेज 2। नाउ एक्चुअल में क्या हुआ है? व्हाट इज प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर? साइंस एंड टेक का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए। इट्स अ मशीन। इट्स अ मशीन, क्या करता है? इट्स अ मशीन दैट प्रोड्यूसेस, a machine that produce more nuclear fuel, than it consumes। जितना लेता है उससे ज्यादा वो वापस भी करता है, क्योंकि फिजन और फ्यूजन का मामला है इसमें। ठीक है। अब बोलोगे कि सर जनरेट कैसे कर सकता है, प्रोड्यूस कैसे कर सकता है? हम लोग तो अब तक जानते थे कंज्यूम ही करेगा एनर्जी। इसमें क्या है, मान लो जब फ्यूजन होता है, न्यूक्लियस का दो चीज हो सकता है, एक तो फ्यूजन हो सकता है, दूसरा फिजन हो सकता है। फ्यूजन क्या होता है? मान लो ये एक न्यूक्लियस है, ये एक दूसरा न्यूक्लियस है, ये दोनों एक दूसरे से मिले, ये फ्यूज हो गए, एक बन गए। ठीक, एक बन गए। यहां इसका मान लो DNA वगैरह है, कुछ भी है, अगर इंसान का है तो। अब यही चीज मान लो इंसान का सेल है तो। अब फिजन में क्या होता है? जैसे मान लो यूरेनियम 235 है, जो कि जनरली सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, जो इंडिया में भी हम लोगों ने यूज किया है। तो यूरेनियम 235 के दो एटम्स है मान लो। अब इन दोनों में टकराव होता है मान लो, तो इससे क्या होता है, दोनों और दो, ये दो टुकड़े में डिवाइड हो गया, ये एक टुकड़े में डिवाइड हो गया, तो अल्टीमेटली कितने बन गए? देखो 4। तो ये ने 2 कंज्यूम किया और 4 प्रोड्यूस किया। तो दैट इज हाउ ये प्रोसेस काम करता है। इसमें लिख सकते हो, जस्ट राइट इट, कि इन द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन, in the process of nuclear fission, the nucleus of an atom, इस केस में जनरली यूरेनियम फ्यूल जो होता है, एटम एब्जॉर्ब्स, एक एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब्स अ न्यूट्रॉन, एब्जॉर्ब करता है, इट गेट्स डिस्टेबिलाइज्ड
gets destabilized and breaks into two. And breaks into two. अब बोलोगे सर इस प्रोसेस में फिर ये पावर जनरेशन कहां से आ रहा है? ये जब ब्रेक्स इनटू टू हो रहा है तभी जो पावर जनरेट हो रहा है, यहां से ब्रेक्स इनटू टू while releasing some energy. अब ये प्रोसेस इतना जल्दी होता है कि ये जो सम एनर्जी है, ये सम एनर्जी बूंद बूंद से सागर बना देता है और उसी से जो पैदा होता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी. ठीक है. अब क्या हो रहा है, मान लो एक से दो बना, फिर वो जो दो बना है वो भी और एक दूसरे से टकराएगा, तो ये जो प्रोसेस है बहुत बड़ा बन जाता है. इसलिए कोर जो है, कोर को बहुत ठंडा रखना होता है, बहुत ज्यादा हीट जनरेट होता है और उसी हीट से हम लोग क्या करते हैं, वाटर को स्टीम करते हैं, उसी से टरबाइन घूमता है, उसी से जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी. ये जो हीट यहां पे जनरेट हुआ, ये जो एनर्जी रिलीज हुआ, ट्रिमेंडस हीट निकलता है इससे. हाँ, और इसी हीट को यूज करके हम लोग, बट द केस क्या होता है जहां पर हेवी वाटर रिएक्टर्स हैं, हाउएवर द हेवी वाटर इन द pressurized heavy water reactors, the water molecules containing the isotopes of hydrogen, it slows the neutrons. इनका काम है इस प्रोसेस को स्लो कर देना. जो हेवी वाटर है, चेरनोबिल देखना तो आज सबको, उसमें पूरा समझ जाओगे. जो हेवी वाटर है, जिस वाटर को हम लोग यूज करते हैं उसमें, जिसको हेवी वाटर बोला गया है, उसका काम है इस फिजन के प्रोसेस को स्लो कर देना, क्योंकि ये बहुत जल्दी और बहुत विद इन द फ्रेम ऑफ ए सेकेंड ये फिजन होते रहता है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा. इसको थोड़ा स्लो डाउन कर देना काम था प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स का. ठीक है. और फिर बोलोगे सर वाटर भी तो फिर गर्म होकर उड़ जाता होगा, ये जो हेवी वाटर है. अच्छा है, मजा आ रहा है एकदम, है ना. ऐसे क्वेश्चंस को किया करो. एक तो इसीलिए तो तभी तो वो प्रेशराइज्ड है, ताकि वो उड़ ना जाए. प्रेशराइज ना रहेगा, मान लो एक डब्बा में मैं अगर प्रेशराइज करके रख दूं, ये पूरा चेंबर, ये जो कोर होता है, इट्स प्रेशराइज, ताकि पानी उड़ के ना जा पाए कहीं पर. हाँ, मान लो ऐसा ही है, डब्बे में डाल के रखा हुआ है. ठीक है. तो जो अल्टीमेटली इट कॉल्ड चेन रिएक्शन. ये एक चेन रिएक्शन ही है. अल्टीमेटली इट इज अ चेन रिएक्शन. ठीक है. बहुत सारा कूलेंट यूज किया जाता है इसमें. एक तो हेवी वाटर हो गया, जनरली सोडियम, लिक्विड सोडियम को भी यूज किया जाता है. अब बोलोगे सर सोडियम तो हाईली इन्फ्लेमेबल है, इसको कैसे लिक्विड में कैसे बदल देंगे? तो लिक्विड सोडियम को भी हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ प्राइमरी कूलेंट. ठीक है, ताकि हीट को ट्रांसफर किया जाए, मतलब. ठीक है. अब इस प्रोजेक्ट को बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगा था, बिकॉज हमारे पास कॉस्ट उतना ज्यादा बेयर करने का कैपेबिलिटी नहीं था. हम लोग रिसोर्सेज में लैक कर रहे थे. जो हम लोग चीजों को प्रोक्योरमेंट था, क्योंकि गवर्नमेंट्स बिफोर दिस गवर्नमेंट वाज नॉट मच वरीड अबाउट इंप्लीमेंटिंग द स्टेज 2. दे जस्ट वांटेड टू कीप कि ये जो प्रोजेक्ट है वो R&D में रहे, उतना ही ठीक है. क्या ही जरूरत है ना. तो अभी क्या ही जरूरत है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह को क्या ही न्यूक्लियर पावर का जरूरत पड़ेगा, है ना. वो बंदा बैठ के इकोनॉमिक पॉलिसी बना रहा है, सोच रहा है इकोनॉमिक पॉलिसी बना दूंगा, अच्छा ही हो जाएगा सब कुछ. चलो अच्छा हो गया है, ऐसा नहीं है. बट द थिंग इज कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि शायद इसको भी बढ़ाना चाहिए. अगर रॉकेट बॉयज देखोगे तो उसमें यही बार बार मेंशन करते हैं. उसमें आधे लोग यही बोलते हैं कि इंडिया जैसा देश खाने का कुछ है नहीं. मुरारजी देसाई वो बोल रहे हैं खाने का कुछ है नहीं, आप लोग न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं, देश के लोग खाना नहीं मिल रहा है. तो वो बोलता है खाना नहीं मिल रहा है. आज जाकर के लोगों को पता चल रहा है, जब बार्क में एग्रीकल्चर का रिसर्च हो रहा है, कि ये क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था. भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इनको तब बोला जा रहा था कि ये देश को बर्बाद कर देंगे न्यूक्लियर बॉम्ब बना करके. और आज यही लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से, जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब जो डीएनए आरएनए वगैरह है, पढ़ेंगे एक दिन, उसका जो डीएनए से कुछ पोर्शंस जो एक्चुअल में, जैसे मान लो कि अभी असम में रबर बनाने का काम, रबर प्लांटेशन का काम हो रहा है, जानते हो ना, नहीं जानते हो.
कि आसाम तो रबर के लिए सही नहीं है। क्यों? इसमें 4 साल कोई रबर का प्लांटेशन होगा ही नहीं, ऐसा है। जहां पर भी रबर प्लांटेशन है, आसाम में बहुत जगह है जहां पर रबर प्लांटेशन होता है, वहां साल में 4 महीना रबर प्लांटेशन में कोई फ्रूट मतलब कोई रबर बनता ही नहीं है उसमें। ठंड के टाइम सूख जाता है ना, रबर को क्या चाहिए? मॉइस्चर चाहिए ना, मॉइस्चर होता ही नहीं उसके पास, सूख जाता है। तो इसको क्या किया गया है? विंटर रेजिस्टेंट बना रहे हैं, और इसका रिसर्च भी बार्क में ही हुआ है। केरला में इसका रिसर्च हुआ है एक्चुअली, बार्क के साइंटिस्ट ने ही रिसर्च किया है कि कैसे उसको विंटर, तो उसमें उसका डीएनए में वो जो विंटर रेजिस्टिंग कैपेसिटी है उसको इंसर्ट कर दिया गया है ताकि वो विंटर को रेजिस्ट कर पाए। तो एक्चुअली ये किस प्रोसेस से पॉसिबल है? न्यूक्लियर पावर से ही पॉसिबल है। गामा रेज है ना, तुम्हारे शरीर को भेद करके निकल जाएंगे। एक्सरे लगता है, उसी से कितना हमारे शरीर में हानि होता है। ये तो गामा है, अल्फा बीटा गामा, मोस्ट पावरफुल रेज। इनको यूज करके डीएनए से कंपोनेंट्स को हटाया जा रहा है और क्रॉप्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाया जा रहा है। ठीक है। सो जो स्टेज 2 है उसमें इंडिया क्या कर रही है कि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स यूज कर रही है, जिसमें इन सब चीजों का यूज किया जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो इसमें आगे और भी डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। मैं बोला ना, इसको आईआर पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा। साइंस एंड टेक पर्सपेक्टिव में ये इतना ही है, इसके बाहर भी जो चीजें हैं उसको डिटेल में हम लोग आगे और भी पढ़ेंगे। तुम्हारे लिए यही था कि कालपक्कम में पीएफबीआर आया है, कोर लोडिंग हो चुका है, एंड विद दिस इंडिया एंटर्ड द स्टेज 2 ऑफ इट्स न्यूक्लियर एनर्जी कैपेबिलिटीज या न्यूक्लियर पॉलिसी, GS3 एनवायरनमेंट। बार बार बोलता हूं, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट। साइंस एंड टेक में बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी दोनों। हम लोग जब साइंस एंड टेक पढ़ेंगे इस बार मेंस के लिए, तब मैं अलग से बायोटेक और नैनो टेक पढ़ाऊंगा। मेरे को खुद को मन है पढ़ाने का, पता नहीं अगर चांस मिला, अगर कोई और आए तो कोई और पढ़ाएगा। अगर मैं पढ़ा पाऊँ तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बायोटेक और साइंस एंड नैनो टेक पढ़ाने में। ये जो एग्रीकल्चर का रिसर्च जब मैं पढ़ता हूँ बार्क में या कहीं भी इंडिया में, जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो रहा है, सुन के भी कितना अच्छा लगता है। पढ़ोगे ना जब ये सब स्टोरी की इंडिया में ये सब रिसर्च हो रहा है, तुम लोग को नहीं लग सकता, तुम लोग को लग सकता है बहुत ज्यादा हुआ, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पहले हम लोग पढ़ते थे मेक्सिको में वो रिसर्च हो रहा है, ब्राजील में वो रिसर्च हो रहा है, इंडिया में वो आएगा। अभी जब सुनते हैं कि इंडिया में ही हो रहा है वो रिसर्च तो अच्छा लगता है। चलो, GS3 एनवायरनमेंट, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, जल्दी जल्दी इसको खत्म कर लेंगे। छोटा सा टॉपिक है। कहां पे बना है नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर? कहां पर बना है? कहां पे बना है? समुद्र के किनारे बना होगा, समुद्र के किनारे बना होगा। कहां पे बना है? किसी ने खोल करके नहीं देखा क्या? मैं तो टॉपिक जो भेजता हूं मैं, भगवान करे किसी का दिमाग सही ना बैठे कभी भी। और আমার যেটা ইয়াতে রোজাদার আসা, রোজাটো একু কামত না লাগে। কোদ আমার রোজাদার ইয়াতে জসমিনা জামিনা এনেকে রোজা রাখার পিছত যদি মেন কামটোৱে নকৰা কৰা রোজাটো কোত মানে কামত লাগিব আৰু। চলো, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर अब सी के पास बना होगा कहीं पर। कहां पे बना हुआ है? मुंबई में, पुरी में, कहां पर? हाँ, I was just trying to confuse you guys. ठीक है, चलो। हाँ हाँ, रिवर डॉल्फिन के लिए सी वाला नहीं है, कोई तो बोला। चलो, कहां पर बना हुआ है? ये बना हुआ है, बनेगा, मतलब काम शुरू हो चुका है। इट विल बी इन पटना। ठीक है, पटना में क्यों है? स्ट्रेटेजिकली, गंगा के किनारे है ना। इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन कि गंगा के किनारे नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर को बनाना इज अ स्ट्रेटेजिक मूव। कहां पर? यूपी में भी हाँ बन सकता था, लेकिन बिहार ने, जैसे कुछ दिन पहले वेस्ट बंगाल के एक सांसद हैं, नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने संसद में क्वेश्चन पूछा, बड़ा मस्त क्वेश्चन पूछा कि क्यों उनके इलाके में केवी नहीं है,
केवी केंद्रीय विद्यालय क्यों उनके इलाके में नहीं बना है? सरकार ने आंसर दिया कि आपकी राज्य सरकार ने हमको कोई ऐसा प्रोजेक्ट ही नहीं भेजा है। तो ऐसा ही होगा यूपी में, शायद किसी ने प्रोजेक्ट ही नहीं भेजा होगा, या सरकार को ये अब कलकत्ता में भी बन सकता था। एंड पटना इज अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट, थोड़ा बीचों बीच पड़ता है, इसलिए ना ये बना एक्चुअल में रिवराइन डॉल्फिन के लिए बना हुआ है, जो गैंगेटिक डॉल्फिन है अपना। अब गैंगेटिक डॉल्फिन का क्या सिग्निफिकेंस है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गैंगेटिक डॉल्फिन? अगर इसका हम लोग पढ़ें, इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए ये नेशनल डॉल्फिन, अब इंडिया क्यों इस पे स्टडी करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये समझो कि इसको डिस्कवर कब किया गया था। इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1801। इट वॉज डिस्कवर्ड एज अ स्पीशी इन इंडिया। Is discovered as a species. They are also known as the tiger of Ganges. They are also called the tiger of Ganges. ठीक है, कहां पे मिलता है, उनका हैबिटेट क्या है? हैबिटेट में लिखोगे देयर हैबिटेट इज गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। अब कहां पर फैला हुआ है? कंट्री वाइज देखें तो इंडिया, नेपाल, चाइना, ओ अच्छा, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश। ठीक, जनरली हम लोग, ये गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, तो ब्रह्मपुत्र, सुरमा, मेघना, ये सब रिवर भी इसमें आ जाएगा, बांग्लादेश वाला। ठीक है, इनका अगर फीचर्स देखें तो दे आर जनरली, अगर फीचर्स के बारे में बात करो तो दे आर जनरली ब्लाइंड। ठीक है, दे आर जनरली ब्लाइंड। हाँ, खाना कैसे खाता होगा? सही बात, इंसान जब ब्लाइंड होता है वो भूखा मर जाता है। खाना खाता है बाबू, अभी बता रहे ना कैसे खाना खाता है। दे आर इसेंशियली ब्लाइंड। इनके ब्लाइंड होने के पीछे भी एक कहानी है। They got blind because of the pollution actually, बोलते हैं कुछ लोग। हाँ, essentially blind। तो खाना कैसे खाता है? They hunts by ultrasonic waves। They hunt by ultrasonic sound waves। दूसरा, अब एक तो ब्लाइंड था ये इंसान, मतलब ये जानवर, it can't breathe also in वाटर, इसका फिन वगैरह नहीं है। फिन तो है, मतलब खाली तैरने के लिए है। वो मछली किससे सांस लेता है, उसको क्या बोला जाता है? नहीं, उस बॉडी पार्ट, हाँ, गिल्स, हाँ। और कॉकरोच वगैरह, और स्पाइरैकल्स जिसको बोलते हैं। हाँ, ध्यान देना इसको, मैं भूल जाता हूं तो कभी कभार याद। तो दे कांट ब्रीथ इन वाटर, तो सर सांस कैसे लेते हैं, है ना? दे मस्ट कम इनटू सरफेस, एवरी 30 to 120 सेकेंड्स। इसीलिए, इसी वजह से इसका एक दूसरा नाम भी है। बिकॉज ऑफ दिस थिंग दे आर ऑल्सो कॉल्ड सीसू और सुसु। दे आर कॉल्ड बिकॉज सू का साउंड आता है जब वो ऊपर आते हैं। ये अगर इफ दिस इज द डॉल्फिन, तो यहां पर उसका एक ऐसा होता है जो श का साउंड आता है उसमें। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सुसु और सीसू लोकली। ठीक है, कहां पर मिलता है, फीचर्स क्या क्या है? अच्छा, कहां पर मिलता है? ये 3 कंट्रीज हो गया। इंडिया में कहां कहां मिलता है फिर? इंडिया में अगर स्टेट्स के बारे में बात करें कि कौन सा स्टेट में मिलता है, तो कहां कहां मिलेगा? सबसे पहले इंडिया में कहां कहां मिलेगा? सबसे पहला शुरू करते चलो असम से। असम में मिल जाएगा, फिर वेस्ट बंगाल, फिर बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, और फिर गंगा के जरिए उत्तराखंड नहीं पहुंच जाना, वहां नहीं मिलता है, वो उतना ऊपर नहीं जा पाता है। ठीक है, गया नहीं है मतलब अभी तक। असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश। नीचे जाओगे तो चंबल वगैरह में भी मिलता है वो, इतना भी नहीं, जब चंबल पानी ज्यादा होता है तो कभी कभार देखा गया। तो मध्य प्रदेश, कुछ राजस्थान के पार्ट्स में भी देखा गया है। सर रेगिस्तान में कैसे रहता है? राजस्थान पूरा रेगिस्तान नहीं है, राजस्थान में फॉरेस्ट वगैरह भी है।
ठीक है, राजस्थान में भी मिलता है, और अच्छा झारखंड बीच में मिस कर गया, गंगा उसमें भी तो है, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 स्टेट्स में जनरली मिलता है वो, इंडिया में जनरली 7 स्टेट्स में मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं इसका गवर्नमेंट का पॉलिसीज क्या है डॉल्फिन्स को लेकर के, व्हाट आर द गवर्नमेंट पॉलिसीज। सो प्रोजेक्ट टाइगर के जैसा एक प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी है इंडिया में, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, देयर इज प्रोजेक्ट डॉल्फिन इन इंडिया। कब लागू हुआ था? 2019 में इसके बारे में बात हुआ था, 2021 में ये लागू हुआ था, ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी के बिल्कुल बगल में, इंडिया में और एशिया में पहली बार नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर 2021 में काम चल रहा था, और अभी 2023 में उसका काम शुरू हो चुका है। अच्छा, डॉल्फिन सेंचुरी, इंडिया में 2 डॉल्फिन सेंचुरीज हैं, हाँ 2 डॉल्फिन, मतलब एक है, दूसरा प्रोपोज्ड है, वन इज दी हस्तिनापुर जो प्रोपोज्ड है, एंड विक्रमशिला, विक्रमशिला सेंचुरी एक है बिहार में, और एक यूपी में हस्तिनापुर, हस्तिनापुर नरेश यूपी में, दैट इज प्रोपोज्ड, ये बना नहीं है, ये 2021 से ही है, 2021 पागल हो क्या, इट इज इन 1991 से ही है, मैं भी क्या हीरो बन के 2021 बोल रहा था, ठीक है। और फिर नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर तो है ही, ठीक है। अगर एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव प्रीलिम्स के बारे में बात करें तो व्हाट आर द थ्रेट्स, हम लोग को थ्रेट्स पढ़ना बहुत जरूरी है, पानी के कलर से लिखते हैं, थ्रेट्स, व्हाट आर द थ्रेट्स। थ्रेट्स तो एक हो जाएगा इसका हैबिटेट, जो डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है बार बार पोल्यूशन की वजह से, हैबिटेट डिस्ट्रैक्शन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हैबिटेट को डिस्ट्रक्शन फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। किस चीज की वजह से? एक तो इलीगल इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, डैम्स वगैरह बन रहा है, दूसरा पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा थ्रेट है डॉल्फिन्स के लिए। क्या होता है कि डॉल्फिन्स को कोई पकड़ना नहीं चाहता है जनरली, लेकिन जो हुक्स वगैरह होता है वो फंस के बहुत लोगों का बहुत डॉल्फिन्स का जान जाता है, दूसरे एनिमल्स के लिए लगाया हुआ हुक, ठीक है। हम लोग जिसको बाई कैचिंग बोलते हैं, मतलब जिसको कैच करना चाह रहे हैं उसको कैच ना करके दूसरे को कैच करना, बाई कैचिंग। मारना कोई चाहता नहीं है उनको, क्योंकि खाता तो है नहीं, बहुत लोग खाते भी हैं जनरली, सीधा डॉल्फिन नहीं खाते, पर डॉल्फिन ऑयल जो है उसका बहुत ज्यादा डिमांड है, ठीक है। हंटिंग भी होता है इसका, हंटिंग मत लिखो, लिखो पोचिंग। पोचिंग किसके लिए? फॉर डॉल्फिन ऑयल, और क्या, क्लाइमेट चेंज, डिफोरेस्टेशन नहीं लिख देना सर आपने तो बोला है हर किसी चीज में डिफोरेस्टेशन लिखना है, इस पे नहीं लिखना है डिफोरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज लिख लो, अच्छा लगेगा देखने में भी, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें पढ़ना होता है दैट इज द प्रोटेक्शन स्टेटस, कि रिवर एंड डॉल्फिन का प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है, व्हाट इज द प्रोटेक्शन स्टेटस। आईयूसीएन में क्या है? एक्सटिंक्ट, protection status is IUCN, International Union for Conservation of Nature. It is endangered. CITES. What do you mean by CITES? Convention on Illegal Trading of, मैं भी भूल रहा हूं, oh, कन्वेंशन ऑफ इलीगल ट्रेडिंग ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, दैट इज उसका जो साइट्स का जो अपेंडिक्स 1 है उसका पार्ट है, और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसका जो शेड्यूल 1 का पार्ट है ये,
कौन? ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर में इसी का पार्ट है। उसी का पार्ट है कौन? शेड्यूल 1 1972 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और नेशनल डॉल्फिन डे कब होता है? 5 अक्टूबर इज नेशनल डॉल्फिन डे। एक चीज तो ये सब कुछ किसके लिए है? प्लेटनिस्टा गैंगेटिका। कौन है ये? साइंटिफिक नेम दैट इज प्लेटनिस्टा गैंगेटिका गैंगेटिका। ठीक, इतना कुछ इसके वजह से है। इट इज द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया एंड स्टेट एक्वाटिक एनिमल ऑफ असम। ठीक है, जो रिवरराइन डॉल्फिन है दोनों का है। ठीक है, चलो आज 3 टॉपिक, नेक्स्ट डे और भी टॉपिक्स आएंगे, पढ़ेंगे। एंड जो एक चीज और बोलना है, जो मैं टॉपिक्स देता हूं टेलीग्राम ग्रुप में हो चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में हो, टॉपिक्स को थोड़ा सा मतलब पढ़ लो तो सही रहेगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन।